गुड इवनिंग एवरीवन। सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का क्लास नंबर तीसरा करेंगे। ठीक है, कल क्लास नहीं हो पाई थी। कल आप लोग के लिए मेंस आंसर राइटिंग का क्लास लेके आ गए थे कि कैसे हम लोग कराते हैं करके। तो आज क्लास करते हैं, तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज अभी 9 बजे टेस्ट नहीं है, आज इसी में टेस्ट होना था। जो ये क्लास हो रही है इसके बदले लाइव टेस्ट इसी में होना था, पर अभी ज़्यादा पढ़े नहीं थे तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता करके आज क्लास कर लेते हैं, कल टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कल टेस्ट लेंगे इसी में, यूट्यूब में ही चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सभी तैयार हैं? नोट्स इसके बाद बनाना है तो इसके बाद बनाइए क्या, या क्लास के साथ बनाना रहेगा तो क्लास के साथ भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा आज का छत्तीसगढ़ के प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थलों को देखेंगे। कौन कौन से छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक और पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, चलेगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक और पुरातात्विक एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। अनेक स्थल छत्तीसगढ़ के इस वैभव को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से प्रमुख है। अब देखेंगे कौन कौन से प्रमुख है हमारे ऐतिहासिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल में। सबसे पहले डालेंगे प्रागैतिहासिक स्थल। हम लोग एकदम सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट को कवर करते हुए। ठीक है, तो शुरू से नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग, चलेगा। तो पहला देखते हैं प्रागैतिहासिक स्थल, हेडिंग डालेंगे आप लोग। रायगढ़ जिले में बड़ी संख्या में शैलाश्रय मिलने के कारण रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ भी कहा जाता है। मेंस में भी ये क्वेश्चन बनता है कि रायगढ़ में पाए जाने वाले विभिन्न शैलाश्रयों की सूची बनाइए या उनका उल्लेख करिए करके। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रख के हम लोग उसी फॉर्मेट में लेके आए हैं, जैसे आप लोग इसका यूज़ मेंस में भी कर सकते हो अगर ये पूछा गया तो। ठीक है, तो नोट्स हम लोग ऐसा बना रहे थे आपका प्री कम मेंस दोनों में काम आए, तो नोट्स डेली बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रायगढ़ में देखते हैं सिंगनपुर, सबसे पहले जा लेंगे सिंगनपुर। रायगढ़ में प्राचीनतम शैलाश्रय है। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम चित्रित शैलाश्रयों की खोज 1910 के दशक में एंडरसन द्वारा की गई थी। ठीक है, पहली क्लास में इसको पढ़े हुए थे। यहाँ के चित्र लगभग धुंधले हैं। सीढ़ीनुमा पुरुषाकृति, मत्स्य कन्या जिसको मरमेड भी बोलते हैं ना, ठीक है, पशु आकृतियाँ, शिकार दृश्य आदि, ये सारी चीज़ें वहाँ से मिली हुई है। भारत में केवल सिंगनपुर में प्रागैतिहासिक मानव एवं में बोलते हैं, ठीक है, मत्स्य कन्या मरमेड, ये दोनों की याद रखिएगा ना, एवं में किसको बोलते हैं, मरमेड किसको बोलते हैं, का चित्र मिलता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत में केवल सिंगनपुर में ही मिला है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा। चलेगा, आगे देखेंगे। अगला हेडिंग डालेंगे कबड़ा पहाड़। रायगढ़ का दूसरा है कबड़ा पहाड़। देखते हैं रायगढ़ के चित्र गौरिक रंग के, ठीक है, या गेरुआ रंग भी बोलते हैं इसको। ये चित्र अन्य स्थानों से ज़्यादा सुरक्षित व उत्तम है। यहाँ जंगली भैंसा, कछुआ, पुरुषाकृति, ज्यामिति, अलंकरण है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ कबड़ा पहाड़ से मिली हुई है। ठीक है, इसका भी नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, चलेगा। अगला तीसरा हेडिंग डालेंगे बसनाझार। ठीक है, ये भी कहाँ है, रायगढ़ में है। सिंगनपुर के समीप बसनाझार में पहाड़ी श्रृंखला पर 300 से अधिक चित्र स्थित हैं। इनमें हाथी, गेंडा, भैंसा, आखेट दृश्य, आखेट मतलब शिकार करना होता है, ठीक है, शिकार करते हुए मानव दिखाया गया है। ज्यामितिक अलंकरण उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बसनाझार के बारे में। चलेगा, आगे बढ़ते हैं क्लास को बिना देरी किए हुए। और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा क्लास को बड़ा करने की कोशिश किए हैं ताकि आप लोग का सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो और बाकी सब्जेक्ट भी स्टार्ट करें। ठीक है, चलेगा, अगला देखते हैं कर्मागढ़। अगला हेडिंग डालेंगे कर्मागढ़। रायगढ़ से 30 किलोमीटर दूर कर्मागढ़ शैलाश्रयों में 325 से अधिक चित्र मिले हैं। ठीक है, यहाँ शैल चित्रों में एक भी मानव आकृति नहीं है, ये याद रखेंगे। तो दे सकता है ऑब्जेक्टिव में बना सकते नया क्वेश्चन में कि निम्न शैल चित्रों में किसमें मानव आकृति नहीं है। आप दे देगा कबड़ा पहाड़, दे देगा आपका तीन चार ऑप्शन दे देगा जहाँ है, और ये इसको दे देगा कर्मागढ़। तो याद रखेंगे यहाँ मानव आकृति नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें पशु, जलचर प्राणी और ज्यामिति
एवं बहुरंगी आकृतियों की प्रमुखता है। तो ये रहे हमारे कर्मगढ़ के बारे में। ठीक है, 30 शब्दों में बाई चांस इसको उठा देगा अलग से भी पुरातात्विक स्थल कर्मगढ़ का उल्लेख कीजिए या 30 शब्दों में बताइए, तो भी आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। चलेगा, आगे देखेंगे। और आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा ना मेंस का अगला कौन से पेपर के बारे में आप लोग को देखना है आंसर शीट। ठीक है, चलेगा, अगला देखेंगे छोटे पंडरमुड़ा। ठीक है, ये नया जगह। ठीक है, छोटे पंडरमुड़ा जनरली बाकी बुक में ये नहीं दिया रहता ना, तो अब कहीं से भी उठा सकता है, तो ऐसे जगहों को भी ध्यान रखिएगा, जैसे भी आया था ना कोरिया वाला। चलेगा, इसको देख लेते हैं। छोटे पंडरमुड़ा रायगढ़ में स्थित है। खरसिया से पाषाण युगीन कब्रगाह प्राप्त हुए हैं। तो ये पूछ सकता है रायगढ़ से निम्न में किस स्थान पे पाषाण युगीन कब्रगाह, ठीक है, कहाँ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कब्रिस्तान। तो पाषाण युगीन जहाँ पत्थर का यूज़ करके उसको ढकते थे ला। ठीक है, तो ये याद रखेंगे छोटे पंडरमुड़ा। ठीक है, कहाँ, रायगढ़ में याद रखेंगे। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। उड़कुड़ा। उड़कुड़ा अब नीचे आ गए, रायगढ़ वाले हो गए। ठीक है, उड़कुड़ा देखते हैं। कांकेर जिले की चारामा तहसील के ग्राम उड़कुड़ा में मेगालिथिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे सकता है निम्न में से किसी स्थान पर मेगालिथिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उड़कुड़ा। इसको डायरेक्ट ऐसा बुक में नहीं दिया रहता, तो इसको ध्यान दीजिएगा ना, मैं हाईलाइट करते जा रहे हैं, यही बेनिफिट है। खुद पढ़ोगे तो उस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर पाते, लेकिन सामने वाला कोई पढ़ाता है तो हाईलाइट कर देता है, तो आपके दिमाग में वो हाईलाइट हो जाता है। जैसे अब मैं बोल दिया कि मेगालिथिक याद रखिएगा आप लोग, तो कभी भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो याद आ जाएगा कि इसको हाईलाइट किए थे। ठीक है, तो उड़कुड़ा में याद रखेंगे मेगालिथिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। गाड़ा गौड़ी। ठीक है, ये भी नया जगह है, बहुत कम मिलता है पुस्तकों में। गाड़ा गौड़ी कांकेर जिले के चारामा तहसील में ग्राम गाड़ा गौड़ी के समीप पहाड़ी श्रृंखला में शीतला माता नामक स्थान पर पशु आकृतियों का अंकन है। अब देख लीजिए, यही पूछ देगा शीतला माता नामक स्थान कहाँ है, तो हम लोग नहीं पता रहेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे गाड़ा गौड़ी कहाँ है, कांकेर जिले के चारामा तहसील में ग्राम गाड़ा गौड़ी के समीप पहाड़ी श्रृंखला में शीतला माता नामक स्थान पर पशु आकृतियों का अंकन किया गया है। ठीक है, वहीं से मिला है। चलेगा, आगे देखेंगे फिर अगला। एक बार लाइक कर दीजिए, क्लास अच्छा लग रहा होगा तो। आप लोग की जितना ज़्यादा लाइक आता है उतना हम लोग को मोटिवेट मिलता है, और बेहतरीन क्लास लेके आने का नोट्स के साथ हम लोग को और एकदम अंदर से फीलिंग आता है। ठीक है, तो लाइक कर दिया करें और शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, ज़्यादा आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बैच वाले ही सारे नहीं देख रहे हैं अभी क्लास। ठीक है, पूरी इंस्पेक्टर में बिजी होंगे, तो 21 से अच्छे से ध्यान दीजिएगा और बेहतरीन तरीके से फिर करेंगे आगे। चलेगा, अगला हेडिंग डालेंगे खैरखेड़ा। खैरखेड़ा कहाँ है, कांकेर जिले की चारामा तहसील से दक्षिण में, चारामा के दक्षिण में कानापौड़ा से पश्चिम में 5 किलोमीटर दूर स्थित खैरखेड़ा ग्राम से दक्षिण में स्थित पहाड़ी श्रृंखला में बालेरा, ठीक है, ग्राम में प्रसिद्ध चित्रित जलाशय मिला। देखिए कितना घुमा दिया। ठीक है, ये बालेरा ग्राम का भी याद रखेंगे, और खैरखेड़ा में भी है, दोनों में क्या चित्रित जलाशय मिले हैं। ठीक है, ये बालेरा ग्राम भी पूछ सकते थे, ये कहाँ है, तो आपका खैरखेड़ा ग्राम से दक्षिण में है। ठीक है, चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। सूती घाट, अगला हमारा हेडिंग डालेंगे सूती घाट। कहाँ ये, रायगढ़ जिले में है। ठीक है, इसको ऊपर लिख लेना, ऊपर डाल देना था, हमको नीचे आ गया ये। ठीक है, रायगढ़ जिले के बारे में। बिलासपुर रायगढ़ मार्ग पर पतरापाली ग्राम के समीप भंवरखोल सूती घाट में किसान हल हाथ में लिए हुआ, सूती घाट में किसान क्या है, एक किसान है, वो हल को हाथ में लिया हुआ पशु आकृतियों का अंकन मिला यहाँ सूती घाट में। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है किसान हाथ में हल लिए हुए कहाँ मिला है चित्रित अंकन, तो कहाँ मिला है, सूती घाट में। याद रखिए, ये उसकी विशेषता है। ठीक है, किसान है वो हाथ में हल लिए हुआ है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला डालेंगे सूती घाट, ये हो गया सूती घाट। चलिए, गाटा दी, अगला हेडिंग डालेंगे गाटा दी, ये भी रायगढ़ का है। ठीक है, सारंगगढ़ के समीप स्थित गाटा दी में पशु आकृतियाँ, शिकार दृश्य, मानव आकृतियों का अंकन है। ठीक है, तो ये भी गाटा दी कहाँ है, याद रखिएगा, रायगढ़ जिले में है, सारंगगढ़ के समीप है। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। अभी सारंगगढ़ जिला आएगा तो सबको चेंज करके पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, किसको किस में ले रहे हैं, दिक्कत होगा अभी आगे।
चलेगा, आगे डालेंगे सिलोरी डोंगरी। अगला हेडिंग डालेंगे सिलोरी डोंगरी। ठीक है, ये कहाँ है? रायगढ़ जिला में है। ये भी सारंगढ़ के निकट शैलाश्रय, मानव आकृतियाँ, शिकार, पशुओं का अंकन है। यहाँ क्या क्या मिला है सिलोरी डोंगरी में, याद रखेंगे। ये रायगढ़ जिला में है, सारंगढ़ के ही निकट है। ये भी शैलाश्रय है, मानव आकृतियाँ, शिकार करते हैं पशु, ठीक है, पशुओं का शिकार करता हुआ चित्र अंकन है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। फिर ओंगना, ये सारे को रायगढ़ वाले में डालना था, ऊपर बीच में कुछ दूसरा आ गया था ना। चलेगा, ओंगना को भी देख लेते हैं। ओंगना कहाँ? ये भी रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ के पास ओंगना की पहाड़ियों में शैल चित्र मिले हैं। इसमें आखेट, सामूहिक नृत्य, चित्रित वेशभूषा वाली मानव आकृतियाँ के साथ गाय, बैल आदि का चित्रांकन है। क्या क्या मिला उसको ध्यान रखिएगा, उसी को पूछ देता है घुमा फिरा के। ठीक है, चलेगा, यहाँ के चित्रों के ऊपर चित्र अंकित है, चित्रों के ऊपर चित्र अंकित है, ये भी याद रखिएगा, जिससे पता चलता है कि आदि मानव की अनेक पीढ़ियां यहाँ चित्रांकन किया है। मतलब पहले चित्र कोई और बनाना, उसके ऊपर आगे और दूसरा चित्र बनाए, तो इससे यही पता चलता है कि आदि मानवों की अनेक पीढ़ियों ने यहाँ चित्रांकन किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये ओंगना। ठीक है, चलेगा, तो ये हम लोग देख लिए, पुरातात्विक स्थल देख रहे थे। अब देखते हैं थोड़ा धार्मिक स्थलों को देखते हैं, धार्मिक या पुरातात्विक एवं दर्शनीय स्थल को देखेंगे। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग, या आपके पास जो भी बुक है उससे पढ़ते जाइएगा टिक लगा के। ठीक है, और कल टेस्ट लेंगे तो सभी लोग टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, लाइव होगा टेस्ट। ठीक, तो इसी में जो लाइव स्ट्रीम होगा, नीचे देखिएगा आप, लाइव चैट का ऑप्शन होगा, उसमें आपको तुरंत आंसर देना रहेगा। ठीक है, और आपके नाम को जो फर्स्ट आंसर देगा उसका नाम को पिन भी किया करेंगे वहाँ, तो देखेंगे कौन सबसे पहले आंसर देता है। तो अच्छे तैयारी करके आइएगा, लाइव चैट होगा, लाइव चैट में ही आपका टेस्ट होगा। ठीक है, इसी में चलेगा। पहला देखते हैं फिर रतनपुर, तो सभी लोग जानते हैं रतनपुर के बारे में, लेकिन हम लोग देख लेते हैं नोट्स के पर्पज़ से। ठीक है, चलेगा, हेडिंग डालेंगे रतनपुर। तो कहाँ है? बिलासपुर से 26 किलोमीटर दूर स्थित धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थल है रतनपुर। कलचुरी राजा रत्नसेन, देखिए रत्नसेन भी बोलते हैं, रत्नदेव भी बोलते हैं ना, कहीं कहीं रत्नसेन भी मिल जाता है। तो रत्नदेव की राजधानी रतनपुर को छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, रतनपुर को तालाबों का शहर भी कहा जाता है, तो ये याद रखेंगे, तालाबों का शहर किसको बोलते हैं? तो रतनपुर को बोलते हैं। टंकियों का भी शहर बोलते हैं। ठीक है, और मंदिरों का शहर किसको बोलते हैं? चलिए बताइएगा। तो नीचे आप लोग चैट को ऑन कीजिए, नीचे देखिए लाइव चैट लिखा, उसको ऑन कीजिए, वहाँ पे बताइए मंदिरों का नगर किसको बोलते हैं। केवल मंदिरों का बोलेगा तो क्या क्या आएगा? आरंग। ठीक है, और मंदिरों और तालाबों दोनों का बोलेगा तो रतनपुर ही आएगा ना, इसको ध्यान रखिएगा। रतनपुर को तालाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थलों में राजा रत्नसेन या रत्नदेव द्वारा निर्मित महामाया मंदिर, ठीक है, प्राचीन किले के अवशेष, राम टेकरी का पंचायतन मंदिर। ठीक है, पंचायतन मंदिर याद रखिएगा ना। राम टेकरी कौन बनाया था बताओ, ये तो चलिए कमेंट में, राम टेकरी मत बोलिएगा रत्नदेव ने बनाया, कौन बनाया था राम टेकरी मंदिर? नीचे कमेंट कीजिए। चलिए, तो कमेंट ऑन कीजिए आप लोग, राम टेकरी मंदिर किसने बनवाया था? कमेंट कीजिए सभी। ये राम टेकरी का पंचायतन मंदिर की बात कर रहे हैं, ये बनाया रत्नदेव ने। राम टेकरी मंदिर कौन बनाया था? बिंबाजी भोसले। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। लखनी देवी मंदिर, शिव मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, और ये वाला इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है, मूसा खां की दरगाह। ये क्यों कन्फ्यूजन होता है पता है? जब आगे पढ़ेंगे लुथरा शरीफ, तो उसमें दे देगा लुथरा शरीफ में किसका दरगाह है, तो इसको कई बार मूसा खां लगा देते हैं। मूसा खां वहाँ नहीं है, मूसा खां कहाँ है? रतनपुर में, याद रखेंगे। ठीक है, मूसा खां की दरगाह कहाँ है? तो रतनपुर में है। ठीक है, कौन बनवाया है? तो रत्नदेव प्रथम। ठीक है, आगे देखते हैं। रतनपुर की महामाया मंदिर को जागृत शक्तिपीठ माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इतना पर्याप्त है आपका रतनपुर के बारे में। ठीक, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, और अंतिम तक देखिएगा, काम की चीज़ें आपको मिलेंगे। ठीक है, और अभी तो ये सरल सर थोड़ा इजी टॉपिक चल रहा है, बाकी आगे सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे, आप लोग को और मज़ा आते जाएगा। इसी फॉर्म में पढ़ेंगे पूरा नोट्स, अब कहीं भी इधर उधर नोट्स के लिए भागना नहीं पड़ेगा, आपका सभी सब्जेक्ट परफेक्ट नोट्स बनते जाएगा। ठीक है,
चलेगा। आगे देखेंगे गिरौदपुरी, अगला हेडिंग डालेंगे गिरौदपुरी के बारे में भी देख लेते हैं। बलौदाबाजार इस जिले में स्थित गुरु घासीदास का जन्म स्थल है। ठीक है, बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है। यह सतनामी समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल है। गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 को हुआ था। कब हुआ था उनका डेट ऑफ बर्थ याद रखेंगे, 18 दिसंबर 1756। ठीक है, इसी गुरु घासीदास जयंती मनाते हैं 18 दिसंबर को। आगे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ कुतुब मीनार से ऊंचा जैत खाम बनाया गया है। गिरौदपुरी में गुरु घासीदास का निवास गुरु निवास कहलाता है। तो इसको भी कई बार पूछ देता है वनडे एग्जाम में। गुरु घासीदास जी का निवास स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो गुरु निवास, याद रखेंगे इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ गुरु की गद्दी, ठीक है, गद्दी स्थापित है। गिरौदपुरी के निकट पहाड़ी पर औरा वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष, औरा वृक्ष के नीचे गुरु घासीदास ने तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था। यह स्थल तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। तपोभूमि के पास ही छाता पहाड़ स्थित है। ठीक है, तपोभूमि के पास ही छाता पहाड़ स्थित है, जहाँ गुरु घासीदास ने समाधि लगाई थी। ठीक है, इनके निकट ही गुरु घासीदास की पत्नी सुफरा जी का मठ है, जो अपने पुत्र अमरदास के वन में खो जाने के वियोग में समाधि स्थल हो गई थी। ठीक है, तो उनके पुत्र थे अमरदास जी, जो वन में खो गए थे, तो उनके वियोग में वो समाधि स्थल हो गई थी। ठीक है, तो ये हम लोग ने देख लिया, आपका गिरौदपुरी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अंतिम तक जुड़े रहिएगा सभी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, चलेगा। आगे देखेंगे दंतेवाड़ा। अब दंतेवाड़ा के बारे में देखते हैं। दंतेवाड़ा दंखनी संखनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा दोनों नदी में प्रदूषित नदी कौन सा है बताइए तो। ठीक है, कमेंट कर बताइएगा। चले आगे देखते हैं फिर, और वो क्यों प्रदूषित है ये भी बताइएगा, उसका रंग लाल क्यों है ये भी बताइएगा आप लोग। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, थोड़ा लिखना सीखिएगा। ठीक है, तो दंतेवाड़ा दंखनी संखनी नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ तराला गांव में दंतेश्वरी का भव्य मंदिर, तो ये गांव भी याद रखेंगे, तराला गांव में। ठीक है, जिसका निर्माण किसने कराया था, तो काकती नरेश अन्नम देव ने कराया था। मंदिर परिसर में गणेश, विष्णु, नंदी की कलात्मक मूर्तियां हैं। बस्तर के एकमात्र तीर्थ स्थल, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलेगा। अब आ जाते हैं इधर, फिर अपना खरौद देख लेते हैं। ठीक है, शिवरी नारायण से लगभग, ठीक है, हाँ कितना किलोमीटर है, यहाँ मिसिंग हो गया, देख लेंगे उसको। उत्तर पश्चिम में जांजगीर चांपा जिले में स्थित इस नगर का प्राचीन नाम इंद्रपुर था। ये कई बार पूछा गया है, घुमा के इसको याद रखेंगे, सिरपुर के साथ मिक्स कर देते हैं बहुत लोग, तो याद रखेंगे खरौद का प्राचीन नाम क्या है, इंद्रपुर। क्या है, खरौद का प्राचीन नाम इंद्रपुर। और आप लोग कमेंट में बताएंगे सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में। चलेगा, तो देख रहे थे हम लोग, तो इसका प्राचीन नाम क्या था, इसका प्राचीन नाम था इंद्रपुर। ठीक है, यहाँ सोमवंशी राजाओं द्वारा निर्मित भगवान लक्ष्मणेश्वर का शिव मंदिर है। ठीक है, तो ये भी पहले पूछता था लक्ष्मणेश्वर मंदिर किसका, कौन सा मंदिर है, तो शिव मंदिर है। इसे छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ काशी किसको कहा जाता है, खरौद को कहा जाता है। लक्ष्मण ने इस स्थान पर शिव जी की तपस्या की, संभवतः इसीलिए इसका नाम लक्ष्मण या लक्ष्मलिंग भी पड़ा है। ठीक है, लक्ष्मलिंग भी पड़ा है, ऐसा भी बोला जाता है इसको, या लक्ष्मणेश्वर मंदिर पड़ा है। ठीक है, यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है। तो याद रखेंगे कब मेला लगता है, खरौद में, तो शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। शिवरी नारायण वैष्णव मत का केंद्र था, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, इसको भी पूछता है। शिवरी नारायण वैष्णव मत का केंद्र था, इसीलिए इसे विष्णुकांक्षी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कीवर्ड को ध्यान रखते जाइएगा, हाईलाइट करते जा रहा हूँ। आप लोग भी नोट्स बनाएंगे तो उसमें हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। तो इसीलिए इसे विष्णुकांक्षी एवं खरौद स्वयं मत का केंद्र था, विष्णु मत का केंद्र था। ठीक है, इसीलिए इसे शिवकांक्षी बोलते हैं। ये स्वयं नहीं है, शैव है, शैव। ठीक है, देखो, तो ये दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। शिवरी नारायण पूछेगा तो विष्णुकांक्षी, खरौद पूछेगा शिवाकांक्षी, ये दोनों को याद रखिएगा। ठीक है।
ये शैव है ना, स्वयं नहीं है। तो शिवरी नारायण का विष्णुकांक्षी और खरौट का शिवकांक्षी, दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे दामाखेड़ा। ठीक है, तो दामाखेड़ा कौन से जिले में है? तो बलौदाबाजार जिले में है। बलौदाबाजार जिले के सिमगा के निकट यह कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। तो याद रखेंगे, कबीर पंथियों का निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल नहीं है करके देता है, या है करके भी दे सकता है क्वेश्चन कूट में बना के। ठीक है, कूट वाले भी क्वेश्चन कोई अलग नहीं रहते, इसी में से उठा उठा के बनाते हैं, 2-3 क्वेश्चनों को मिक्स करके। तो उसको ध्यान दीजिए, अगर वन लाइनर में भी आप पढ़ें तो भी आपका कूट वाला बनेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़े रहेंगे तो उसी को मर्ज करके बनाते हैं। ठीक है, चलेगा। बलौदाबाजार जिले में सिमगा के निकट यह कबीर पंथियों का तीर्थ है। यहाँ कबीर मत की स्थापना कबीर पंथ के 12वें वंश के गुरु उग्र नाम साहब ने की थी। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दामाखेड़ा की स्थापना किसने किया है? उग्र नाम साहब ने। ठीक है, चलेगा आगे देखेंगे। कबीर आश्रम एवं समाधि यह प्रमुख दर्शनीय स्थल है। श्री मुक्तामणि नाम साहब कबीर पंथ के प्रथम वंश गुरु कहलाए। तो देखिए, स्थापना कौन किया? तो उग्र नाम साहब ने किया है। और कबीर पंथ के प्रथम गुरु किसको बोलते हैं? तो मुक्तामणि को याद रखेंगे। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। फिर अगला हेडिंग डालेंगे चंपारण। ठीक है, हम लोग कम समय ज़्यादा से ज़्यादा आपका नोट्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्लास के बाद नोट्स बनाते ही जाइएगा आप लोग। चलिएगा अगला हेडिंग डालेंगे चंपारण्य। राजिम से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंपारण वल्लभ संप्रदाय के प्रणेता एवं अष्टछाप संप्रदाय के संस्थापक लक्ष्मण भट्ट के पुत्र वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है। देखिए कितना घुमा के आपको बताया गया है, क्योंकि लिखने के लिए आता है चंपारण वल्लभाचार्य की जन्मस्थली के बारे में लिखिए, तो ये आपको मेंस में लिखना पड़ेगा। ये मेंस के पर्पज़ से आपको नोट्स को बता रहे हैं, ताकि आप प्रीलिम्स व्यापम के साथ साथ मेंस में भी इसको यूज़ कर पाएँ, आपको बार बार मेंस के लिए नोट्स इधर उधर भागना ना पड़े। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते चंपारण में कहाँ से स्टार्ट करते, चंपारण वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है, बस एक लाइन में बता देते आपको। लेकिन हमको मेंस को ध्यान में रख के आगे पढ़ाई करना है, क्योंकि इतना मेहनत से आप लोग प्रीलिम्स निकालोगे। ठीक है, प्रीलिम्स के दिन में दिन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इतना मेहनत से अगर प्रीलिम्स निकाल रहे हो, उसके बाद अगर आपका मेंस के लिए तैयारी नहीं है पहले से, तो प्रीलिम्स का कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा, क्योंकि आखिरी सिलेक्शन आपको मेंस के थ्रू ही मिलना है, मेंस के नंबर से। तो पूरा फोकस आप लोग मेंस को कीजिए, अगर प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस में बेहतर परफॉर्मेंस आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में हम लोग नोट्स आपको बनवा रहे हैं। चलेगा, तो देखेंगे चंपारण क्या देखें हम लोग। राजिम से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंपारण वल्लभ संप्रदाय के प्रणेता, देखिए इसी प्रकार में घुमा के लिखा करें, वल्लभ संप्रदाय के प्रणेता एवं अष्टछाप संप्रदाय के संस्थापक लक्ष्मण भट्ट के पुत्र वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है। सारी चीज़ें आ गई ना इसी में 2 लाइन में। आगे देखेंगे, चंपारण्य का नाम चंपकेश्वर महादेव के नाम पर पड़ा था। यह पहले शैव तीर्थ था, फिर बाद में क्या हो गया, वैष्णव तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। इसको भी याद रखिएगा, चंपारण पहले शैव तीर्थ था, बाद में क्या हुआ, वैष्णव तीर्थ के रूप में विख्यात है। यह पुष्टि मार्ग के अनुयायियों की धर्मस्थली भी है। तो याद रखेंगे, पुष्टि मार्ग से संबंधित स्थल कौन सा है करके पूछ सकता है, तो याद रखेंगे कौन सा है, तो चंपारण याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार लाइक कर दे, जितने लोग थोड़ा लेट से जुड़े, जो लाइक नहीं किया एक बार देख लीजिए, और जो नए देख रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर करके रखिए चैनल को। बहुत सारी चीज़ें अभी आपको मिलने वाली है, सारे सब्जेक्ट, तो सब्सक्राइब करके रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखिए, अब बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही क्लास हो आप लोग को मिल जाए। ठीक है, चलेगा आगे फिर बढ़ते हैं। यहाँ वल्लभाचार्य को समर्पित उनके अनुयायियों द्वारा निर्मित मंदिर के अलावा एक प्राचीन शिवलिंग प्रसिद्ध है। इस स्थली की खोज, आज का देखिए खोज पूछा था 2020 में पूछा था। ठीक है, तो खोज भी दे सकता है, तो उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इस स्थल चंपारण की खोज किसने किया है, तो खोज का श्रेय किसको जाता है, गोस्वामी नरसिंह लाल महाराज, नथमल आचार्य, रायपुर के राय साहब तथा कुछ वैष्णव भक्तों को है। तो ये नाम याद रखेंगे, मुख्यतः कौन सा है, गोस्वामी नरसिंह लाल महाराज, नथमल आचार्य, ठीक है, और रायपुर के है राय साहब तथा कुछ वैष्णव भक्तों को है। तो याद रखेंगे ये चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस तीर्थ के पास महानदी की एक शाखा जमनिया नाला है। कौन सा नाला याद रखेंगे? चंपारण के पास जमनिया नाला है, जिसे वैष्णव भक्त यमुना अथवा कलिंदी का रूप मानते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, चंपारण में कब मेला लगता है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में आपका काम आएगा, आगे पढ़ेंगे भी इसको हाईलाइट करके। तो यहीं पे याद रखिएगा, माघ पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। चलेगा, आगे हेडिंग डालेंगे। नगपुरा का जैन तीर्थ आगे। ठीक है, अब नगपुरा को देख लेते हैं। कौन से जिले में आता है नगपुरा? दुर्ग जिले में। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको भी। दुर्ग जिले में स्थित नगपुरा या पारस नगर में जैन तीर्थंकरों की भव्य भूमिका विराजमान है। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र जैन तीर्थ स्थल है। इसे ऊसंगहरम, ठीक है, देख लीजिएगा इसको, ऊसंगहरम पार्श्वनाथ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, ठीक है, हाईलाइट कर लीजिएगा इसको, इस वर्ड को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। जगतपाल सिंह ने इस प्रतिमा को स्थापित किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पार्श्वनाथ तीर्थ का जो प्रतिमा है पार्श्वनाथ जी का, उसको किसने स्थापित किया था पूछ सकता है, नगपुरा का। ठीक है, नगपुरा का पार्श्वनाथ प्रतिमा की स्थापना किसने की है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखेंगे जगतपाल सिंह। ठीक है, हाईलाइट कर लेंगे जगतपाल सिंह। ठीक, चलेगा। अब थोड़ा नया जगह देखते हैं, बकेला। बकेला, ठीक है, तो बकेला कहाँ है? तो एक कबीरधाम जिले में है। तो कबीरधाम जिले में जैन धर्मावलंबियों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है ये। ठीक है, तो ये कौन सा धर्म से संबंधित है? बकेला, तो जैन धर्म। याद रखेंगे बकेला कौन से धर्म से संबंधित है पूछ सकता है आपको। तो कौन से धर्म से संबंधित है बकेला? तो जैन धर्म। ठीक है, चलिएगा, आगे देखेंगे। यहाँ की पुरातात्विक खुदाई में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति मिली है, जिसे वर्तमान में पंडरिया के जैन मंदिर में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पार्श्वनाथ की मूर्ति यहाँ भी मिली है बकेला में। उसको भी हम लोग कहाँ रखें? तो पंडरिया के जैन मंदिर में रखा गया है। तो ये हो गया हमारा बकेला। याद रखेंगे कहाँ है? कबीरधाम जिले में ना। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। आज पूरा फैक्ट है। चलेगा, तुलतुरिया देखते हैं। बलौदाबाजार जिले में आता है ना, याद रखेंगे। बलौदाबाजार जिला महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है यहाँ। ठीक है, तुलतुरिया में क्या? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। कहा जाता है कि राम द्वारा सीता को त्यागने के बाद सीता माता ने इसी आश्रम में आश्रय लिया था तथा लव कुश का जन्म यहीं हुआ था। इसीलिए तुलतुरिया को क्या बोलते हैं? लव कुश की जन्म स्थली भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना पर्याप्त है तुलतुरिया के बारे में। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला है लुथरा शरीफ। ठीक है, वहाँ बोले थे ना रतनपुर में किसका है? मूसा खां का। यहाँ किसका? इसको देखेंगे, ये आपका कन्फ्यूज़न वाला बन सकता है। तो अगला हेडिंग डालेंगे लुथरा शरीफ। ठीक है, चलिएगा, देखते हैं लुथरा शरीफ। बिलासपुर जिले में मस्तूरी तहसील में सीपत के समीप लुथरा शरीफ में मुस्लिम संत हज़रत बाबा सैयद इंसा अली की दरगाह है। तो याद रखेंगे इसको। बिलासपुर जिले में मस्तूरी तहसील में सीपत के समीप लुथरा शरीफ में मुस्लिम संत हज़रत बाबा सैयद इंसा अली, याद रखेंगे इंसा अली, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। तो लुथरा शरीफ में किसका है? तो इंसा अली शाह की दरगाह है। और रतनपुर में किसका है? मूसा अली। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। तातापानी देखते हैं। ठीक है, सभी को पता है कौन से ज़िले में है? तो बलरामपुर ज़िला। ठीक है, अंबिकापुर रामानुज मार्ग पर तातापानी में गर्म जल का स्रोत है। इन कुंडों के जल में से हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गंध आती है। ये इंपॉर्टेंट है। तातापानी के जल क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गंध आती है। ठीक है, और क्या क्या में फ़ायदेमंद होता है वहाँ, उसको भी देखते हैं। जल कुंडों में स्नान करने पर या पानी पीने से अनेक चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो याद रखिए ये उसकी विशेषता है। ऐसा वहाँ माना जाता है कि वहाँ स्नान करने से
या उसका पानी पीने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। यहाँ एक विद्युत उत्पादन इकाई लगाना प्रस्तावित है। ठीक है, तो जल विद्युत वहाँ बन रहा है गर्म जल पर। चलेगा आगे देखते हैं फिर। ठिनठिनी पखना, सभी लोग जानते हैं कहाँ है ठिनठिनी पखना, एक लाइन में पढ़ते हैं हम लोग, अंबिकापुर। चलिए देख लेते हैं इसको भी। ठिनठिनी पखना तो कहाँ है ये? अंबिकापुर के निकट दरीमा हवाई अड्डा के पास बड़े बड़े पत्थरों का समूह, याद है बड़े बड़े पत्थरों का समूह है ठिनठिनी पखना। इसकी क्या विशेषता है? इन पत्थरों को किसी भी ठोस चीज से ठोकने पर विभिन्न धातुओं की आवाज़ आती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन पत्थरों को हम लोग ठोकते हैं तो विभिन्न धातुओं की आवाज़ आती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ठिनठिनी पखना। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। अब अबूझमाड़ देख लेते हैं। चलेगा, इसमें लिखेंगे आप लोग अबूझमाड़ नारायणपुर जिला में है। ठीक है, तो नारायणपुर जिला गोंडों की उपजाति अबूझमाड़िया का निवास स्थल है। याद रखेंगे अबूझमाड़िया किस जाति की उपजाति है? तो गोंडों के अंतर्गत आते हैं ये। यह छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी माना जाता है। ठीक है, देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बोलेगा तो आपका आएगा अबूझमाड़, लेकिन जिला बोलेगा तो आएगा आपका जसपुर रायगढ़ जिला। ठीक है, जसपुर को मेन लेते हैं। ठीक है, जसपुर रायगढ़ जिला दोनों को आता है जिले में। चलेगा, आप लोग कमेंट करेंगे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा लेते हैं। ठीक है, स्थान बोलेगा अबूझमाड़ और जिले को आप लोग बताइएगा। चलेगा आगे देखते हैं। यह विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया का निवास स्थान है। तो हम लोग जानते हैं हमारी विशेष पिछली 5 जनजातियों में आती है। ठीक है, कुछ समय पहले तक उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए यह प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित था। पहले वहाँ जाना प्रतिबंधित था। ठीक है, लेकिन अभी हटा दिए हैं। जहाँ प्रवेश के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती थी पहले, अभी नहीं है ना। वेरियल एल्विन ने विशेष शोध कार्य यहाँ किया है। ठीक है, अबूझमाड़ में। तो ये इतना पर्याप्त है अबूझमाड़ के बारे में। ठीक है, याद रखेंगे, नोट्स बना लीजिएगा। आगे देखते हैं खुड़िया। ये कुछ लोगों के लिए नए जगह हो सकता है। ठीक है, तो अच्छे से देखेंगे इसको। खुड़िया कौन से ज़िले में है? जांजगीर चांपा ज़िले के शक्ति रियासत के खुड़िया गांव में खुड़िया रानी का एक मंदिर है। अब ये पूछ देगा आपका, पीएससी उठा सकता है, खुड़िया रानी मंदिर कहाँ है? तो हम लोग खुड़िया जलप्रपात पर के उधर जसपुर साइड चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए खुड़िया रानी मंदिर बोलेगा तो याद रखेंगे जांजगीर जिले में है ना, शक्ति रियासत के अंतर्गत। ठीक है, खुड़िया रानी मंदिर। पहाड़ी कोरवा मानते हैं कि इसी से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो पहाड़ी कोरवा जनजातियों से संबंधित है ये। यह मंदिर एक दुर्लभ चट्टान पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये नया हो सकता है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर। मुड़पाड़, मुड़पाड़ देख लेते हैं। कांकेर से उत्तर में 12 मील की दूरी पर स्थित, 12 मील की दूरी पर स्थित उत्तर में ना, कांकेर से ऊपर उक्त गांव महानदी के तट पे बसा है। जो ये मुड़पाल गांव है ये कहाँ है, किस नदी के तट पे बसा है करके दे सकता है, तो ये नया फैक्ट याद रखेंगे। महानदी के तट पे बसा हुआ है मुड़पाल। यहाँ प्राचीन दुर्लभ प्रतिमाएं यत्र तत्र बिखरी हुई है, यहाँ इधर उधर टूटी फूटी बिखरी हुई मिली है मुड़पाल में। ठीक है, ये गाँव है महानदी के तट पे, कांकेर से उत्तर में 12 किलोमीटर दूरी से, 12 मील ना। ठीक है, अब आप लोग इसको भी कमेंट करके बताइए, 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? कमेंट करके बताइएगा 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है। ठीक है, चलेगा। फिर एक नया जगह देख लेते हैं, आकाश नगर। ये सारे नए जगह होंगे, जनरली बुक में बहुत कम मिलता है और हम लोग ध्यान भी कम देते हैं, फिर क्वेश्चन भी ऐसी जगहों से उठता है। चलेगा, आकाश नगर देखेंगे। दंतेवाड़ा जिले के बचेली में बैलाडीला की पहाड़ी पर बसा नगर है। याद रखेंगे कहाँ है करके पूछ सकता है। ठीक है, तो बैलाडीला की पहाड़ी में भी आया था ना एक जगह, बैलाडीला पहाड़ी। ठीक है, तो याद रखेंगे आकाश नगर कहाँ है, तो बैलाडीला पहाड़ी पे बसा हुआ एक नगर है आकाश नगर। ठीक है, दंतेवाड़ा जिले में आता है। ठीक, चलेगा। महेशपुर देखते हैं। महेशपुर को तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, महेशपुर क्या है? सरगुजा जिले में स्थित शैव सांस्कृतिक केंद्र भग्नावशेष से कलचुरी कालीन कला और संस्कृति के दर्शन होते हैं। तो ये कलचुरी कालीन कला और संस्कृति के दर्शन होते हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सरगुजा जिले में है कि कौन से जिले में, कमेंट करके बताइएगा इसको। ठीक है, कौन से जिले में महेशपुर, कमेंट करके बताइएगा इसको। चलेगा, आगे देखते हैं। पिपरौल। ठीक है,
तो पिपरौल कहाँ है देख लेते हैं, बलरामपुर जिले में है ना वो। चलिए कहाँ पे पिपरौल, इसको भी देखेंगे। तातापानी, पिपरौल कहाँ है, तातापानी के पास पिपरौल पर्वत के निचले भाग में कई प्राचीन मूर्तियों का समूह, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ या कुछ मंदिर भवना अवशेष में मतलब टूटी फूटी अवस्था में इस मिले हैं यहाँ। ठीक है, पिपरौल, तो ये भी नया जगह याद रखेंगे, पूछ सकता है। ठीक है, तो तातापानी के पास है पिपरौल, तो इसको भी नोट करके रखेंगे। फिर आगे, ठीक है, लास्ट देखते हैं इसको, देवर बीजा। तो देवर बीजा जगह कौन सा है, कहाँ स्थित है, तो बेमेतरा जिले में, याद रखेंगे। ये भी नया जगह हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जिनको पता था अच्छी बात है, नहीं पता तो ध्यान रखेंगे। देवर बीजा कहाँ है, तो बेमेतरा जिले में है, तो इसको भी नोट करेंगे। बेमेतरा जिले में देवर बीजा का शिव मंदिर बेमेतरा से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। क्या क्या है यहाँ, पंच रथ प्रकार का मंदिर है। इसका उत्तुंग शिखर, ठीक है, जो ऊपर का जो शिखर है उत्तर भारत की नागर शैली का है। तो ये पूछ सकता है निम्न में से कौन से मंदिर का जो शिखर है वो नागर शैली का बना हुआ है, तो याद रखेंगे देवर बीजा कहाँ है, बेमेतरा जिला। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आगे देखेंगे अगला टॉपिक क्या लेके आएंगे उसको नेक्स्ट क्लास में। तो इसको नोट्स बना लीजिएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेट मिले और आगे आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट के साथ नोट्स ला सके। क्लासेस तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब में, लेकिन नोट्स के साथ नहीं मिलता। ठीक है, ताकि आप लोग नोट्स बनाते जाएं और एक परफेक्ट नोट्स बना लीजिएगा तो आप लोग को फिर आसानी होगा, फिर नए जगह जो मिलते जाएंगे और उसको ऐड करते जाइएगा इसमें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने लोग का सब्सक्राइब नहीं एक बार चेक कर लीजिएगा ना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए आधा घंटा पहले क्लास के। और अभी टेस्ट नहीं है ना, 9 बजे वाले, ध्यान रखेंगे आज टेस्ट नहीं है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, टेस्ट कल होगा, इसी में टेस्ट होगा। ठीक है, यूट्यूब लाइव में टेस्ट होगा कल। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। फूड इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसको रिवाइज करते रहिए आप लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।